हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजित और मैं फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, सारे में वीवीए क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें वीवीए हम वही क्वेश्चन उठाते हैं जो पहले वर्ष पूछा गया होता है, सिर्फ वीवीए वही क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें भी वही क्वेश्चन लिया गया है वीवीए वाला, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। और एक नंबर क्वेश्चन है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर होगा फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है मतलब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कम तब बनता है जब बीम रहती है फोकसांतर से कम दूरी पर। कहाँ रहती है? तो फोकसांतर से कम दूरी पर, सी। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या है? 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है +50 cm। क्या है? +50 cm, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा लेंस एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, कौन सा लेंस कहलाता है? जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, कौन सा लेंस कहलाता है? तो वो समतल उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है? समतल उत्तल लेंस कहलाता है। 7 नंबर, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 cm, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। क्या है? तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। 10 नंबर, एक अवतल दर्पण में वस्तु की ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? एक अवतल दर्पण में वस्तु की ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसका प्रतिबिंब होगा काल्पनिक और बड़ा। क्या होगा? काल्पनिक और बड़ा। 11 नंबर, 20 cm के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है तो d का मान क्या होगा? तो इसका d का मान होगा 25 cm। क्या होगा? 25 cm। अगला, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, यह युग्म कैसा काम करेगा? समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस को एकदम सटा के रखे गए, मतलब समान दूरी पर इधर और इधर रखे गए हैं, तो यह युग्म कैसा काम करेगा? तो यह युग्म उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? निम्न शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 cm फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, 50 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए। I बराबर R किस दर्पण में लागू नहीं होता है? तो I बराबर R किस दर्पण में लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा किसी में नहीं। I बराबर R किसी में लागू नहीं होता, किसी भी दर्पण में लागू नहीं होता है। डायरेक्ट किसी इनमें से कोई नहीं या किसी में नहीं लगाइएगा ऑप्शन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 15 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I बट्टा sin R। क्या होता है? sin I बट्टा sin R, ए नंबर। सिनेमा के पथ पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पथ पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इन दोनों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है। प्रकाश, ये हमेशा याद रखेगा, प्रकाश एक आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है, इसे हम प्रकाश कहते हैं। मुख्य अक्ष के
समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरते, इस बिंदु का दर्पण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। आप कहेगा किस उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है? तो बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप इसमें एक सूत्र भी होगा F बराबर r/2, हमेशा इधर से याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 22 नंबर, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा है? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज हमें समांतर प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर सी। कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? कांच या पानी में प्रकाश का वेग हमेशा घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। कांच या पानी में प्रकाश का वेग हमेशा घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। 25 नंबर क्वेश्चन, तेल लगा कागज कैसा होता है? तेल लगा कागज हमेशा पारभाषक होता है। क्या होता है? तेल लगा कागज हमेशा पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी। F बराबर r/2 सत्य है किस दर्पण में? F बराबर r/2 सत्य है किस दर्पण में? अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में। ऑप्शन नंबर सी। मृगमरीचिका का कारण क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो मृगमरीचिका का कारण है पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई अगर कम दिखती है तो इसका अपवर्तन के कारण कम दिखती है। किसके कारण कम दिखती है? अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन रह सकता है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई किसके कारण कम दिखती है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण कम दिखती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका भी कारण है अपवर्तन। अगर पानी में कोई छड़ी को डालते हैं तो वो हमेशा टेढ़ा दिखता है, तो किसके कारण टेढ़ा दिखता है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चैप्टर 2 भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। और ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 है, उसका पार्ट 3 था। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, वो भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन उसमें सब में लिया गया है और ये 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए बस इतना ही और इसमें तैयारी कीजिए। जय हिंद।